बारे में। आवर बीजी पादपों में लैंगिक जनन के संबंध में हमने सबसे पहले बात की थी नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास, मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, दोनों में अंतर। आज आपसे बात करेंगे मेरे YouTube चैनल HR पोटलिया ट्यूटोरियल पे। HR पोटलिया ट्यूटोरियल पे हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे परागण के बारे में बात करेंगे कि परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है और उनके लिए क्या क्या अनुकूलन है, और पर परागण की विधियां कौन कौन सी है, और उसके बाद पराग स्त्रीकेशर पारस्परिक क्रिया क्या है, और उसके बाद असंगतता किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला शब्द यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो परागण के बारे में बात करेंगे। परागण के बाद हम लोग बात करेंगे परागण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पर परागण की विधियां और उनके अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास में बात आती है पराग स्त्रीकेशर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्रीकेशर पारस्परिक क्रिया के बारे में बात की जाएगी। और लास्टली असंगतता या सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी या स्व अनिश्चितता, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे ही हमारे पास में दो घटक आते हैं, किसी भी पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दो संरचनाएं हैं। मादा जननांग के रूप में स्त्रीकेशर पाया जाता है, ये स्त्रीकेशर संरचना है। नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाया जाता है। यहां पर यह भाग इसका वर्तिकाग्र कहलाता है, ये भाग इसकी वर्तिका कहलाती है, और ये भाग इसका अंडाशय कहलाता है। और इस संपूर्ण भाग को हम लोग अंडक के नाम से जानते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो इसको हम स्त्रीकेशर के नाम से जानते हैं। और ये भाग, इस भाग विशेष का ये भाग कहलाता है इसका परागकोश, और ये इसका कहलाता है पूतंतु। परागकोश, पूतंतु, ये दोनों भाग पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर मीन्स नर जननांग, स्त्रीकेशर मीन्स मादा जननांग। जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों परिपक्व हो जाते हैं, उस परिपक्वता के दौरान एक नई घटना घटित होती है, वो है परागण। सबसे पहले परागकोश परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है, उस परागकोश के परिपक्व होने से यहां पर परागकण मुक्त होते हैं। मुक्त हुए परागकण यहां से इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो अपन एक शब्द में कह सकते हैं कि परागण यानी पॉलिनेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के द्वारा परागकण, पोलन ग्रेन्स, परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वापस ध्यान दें, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर, और जिनको याद नहीं रहता है वो सीधा ये कहे कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। चेक करें, ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है, और ये दाने दाने दिख रहे हैं, ये सब के सब परागकण है। तो ध्यान दें, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहां से परागकण इस भाग पर पहुंच
पहुंचते हैं, और इस भाग पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही कहलाती है परागण कहलाती है। एक बार वापस चेक करें कि सबसे पहले परागण किसे कहते हैं, तो वापस आपका आंसर रहेगा परागण वह प्रक्रिया है, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अर्थात आपने क्या कहा, ये आपके पास में कौन सा भाग, वर्तिकाग्र भाग, और यहां पर ये भाग कौन सा, परागकोश। तो परागकोश से परागकण कहां पहुंच रहे बताओ, वर्तिकाग्र पर। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परागण कहलाएगी, पॉलिनेशन कहलाएगी। क्लियर? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये परागकोश, यहां से परागकण किस पे पहुंच रहे हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परागण कहलाती है। अगला प्रश्न हमारे पास में, जो परागण है वो परागण दो प्रकार का होता है मूल रूप से, बकायदा आप टेबुलेट फॉर्म में ही पढ़ेंगे। एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। परागण कितने प्रकार का हुआ, दो, एक स्वपरागण और एक पर परागण। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं मैंने पढ़ा है तीन प्रकार, लेकिन वो वापस कंसेप्ट अलग है। परागण दो प्रकार का ही होता है, एक स्वपरागण और एक पर परागण। जो स्वपरागण है वो वापस दो प्रकार का होगा, एक होता है स्वयुग्मन और एक होता है सजातीय। एक होता है स्वयुग्मन और एक होता है सजातीय। स्वयुग्मन और सजातीय और पर परागण को दूसरे शब्दों में हम लोग पर निषेचन भी कहते हैं। अर्थात परागण मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक पर परागण। स्वपरागण वापस दो प्रकार का हुआ, एक स्वयुग्मन और एक सजातीय। पर परागण एक ही प्रकार है जिसको पर निषेचन भी कह सकते हैं। सबसे पहला मेरा जो कंसेप्ट है वो ये रहेगा आपके पास कि स्वयुग्मन क्या है और सजातीय क्या है। स्वयुग्मन, इसको हम लोग ऑटोगैमी भी कहते हैं। केवल अपन शॉर्ट सोच के बैठ जाए स्वयुग्मन मैंने देख लिया, नहीं, कई बार क्वेश्चन में टेक्निकल वर्ड भी आता है, ऑटोगैमी लिखा आता है। एक ही नाम याद रखना है, ऑटोगैमी मींस सेल्फ। यानी यहां पर हमारे पास में एक पुष्प होगा, सिर्फ पुष्प कितना है, एक पुष्प के मध्य ही परागण होगा। ये परागकोश और ये उसी पुष्प का स्त्री केशर भाग यानी वर्तिकाग्र। इस परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, लेकिन पुष्प कितना है, एक ही है। एक ही पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वयुग्मन कहलाता है। मतलब ये हुआ, एक ही शब्द याद रखो, एक ही पुष्प, परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्प में होगी। दूसरा है सजातीय, जिसको हम लोग जिटेनोगैमी कहते हैं। जिटेनोगैमी सजातीयता का मतलब ये हुआ, ये एक पादप है, इस पे दो पुष्प है, एक पुष्प यहां पर है और दूसरा पुष्प यहां पर है। तो यहां आपको याद रखना है, एक पादप के दो पुष्पों के मध्य, ध्यान देना वापस, एक ही पुष्प में हो रहा है स्वयुग्मन है, एक ही पुष्प में हो रहा है तो क्या है, स्वयुग्मन है। एक ही पादप के दो पुष्प है, यहां से मान लो ये परागकोश है और यहां से ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो पादप कितना है, एक, लेकिन पुष्प कितने हैं, दो। एक ही पुष्प में हो रहा था, स्वयुग्मन था, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य हो रहा है तो जिटेनोगैमी या सजातीय। तो कुल मिला के स्वपरागण तुम्हारे पास कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया, एक स्वयुग्मन और एक सजातीय। स्वयुग्मन का मतलब सिर्फ एक ही पुष्प में परागण की प्रक्रिया होगी, और
सजातीय का मतलब ये हुआ कि एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य प्रक्रिया होगी, पादप एक ही होगा। और पर निषेचन का मतलब ये हुआ जहां पर हमारे पास में दो अलग अलग पादपों के, दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य एक ही जाति के, जाति एक ही होनी चाहिए, आंख है तो दूसरा भी आंख होना चाहिए, अगर नीम है तो दूसरा भी नीम ही होना चाहिए। एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य, अर्थात आप इसको यूं समझो, एक ये पादप है और एक ये पादप है, इसका ये पुष्प है यानी पादप ए और ये हो जाएगा पादप बी और ये इसका पुष्प है। अब इनके बीच में अगर परागण की प्रक्रिया हो रही है तो वो पर परागण कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, पर निषेचन कहलाएगा, एलोगैमी कहलाएगा, जीनोगैमी कहलाएगा। एलोगैमी, जीनोगैमी ये सारे एक ही वर्ड है, पर निषेचन बोल दो सब के सब। पादप दो होंगे, जाति एक ही होगी तो वो पर निषेचन या पर परागण। अब आप वापस बोलेंगे, सबसे पहले परागण कहते कैसे? पराग कणों का परागकोश से वर्ती कागज पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार का होता है? तो आपका आंसर है दो प्रकार का, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्व का मतलब ये हुआ कि ये वापस दो प्रकार है, स्वयुग्मन और सजातीय। स्वयुग्मन का मतलब एक ही पादप के पुष्पों के मध्य, एक ही पुष्प होना, एक ही होना चाहिए, एक ही पुष्प के मध्य हो रहा है, स्वयुग्मन है। एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य हो रहा हो तो सजातीय, और एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य है तो वो पर निषेचन, पर परागण। जस्ट आप एक बार इसको डायग्राम से चेक करेंगे किस प्रकार से परागण पाया जाता है। देखो, सबसे पहला केस ये था अपने पास में परागण कितने प्रकार का, तो आपका आंसर था दो प्रकार। मूल रूप से दो प्रकार ही है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। अब देखो अपने पास में दो पादप है, एक ये पादप ए और ये पादप बी। कितने पादप हुए? दो, पादप ए और पादप बी। बोलो बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैंने कहा परागण कितने प्रकार का? दो, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण वापस दो प्रकार का, पहला स्वयुग्मन। अब स्वयुग्मन का मतलब ये एक पुष्प है, स्वयुग्मन का मतलब ही यही होता है एक ही पुष्प, एक ही पुष्प। ये पुष्प एक है, ये इसका वर्तिकाग्र भाग है, ये परागकोश है, यहां से परागकण देखो यहां पहुंच रहे हैं तो ये आपके पास में स्वयुग्मन हुआ। एक ही पुष्प के मध्य में जो परागण होता है वो स्वयुग्मन। अब ये पादप ए है, इसके पुष्प दो हो गए, एक पुष्प ए और एक पुष्प बी। अब इन दोनों के बीच में यहां से परागकण ये यहां पहुंच रहे हैं तो ये हमारे पास में सजातीय परागण है। स्वपरागण का दूसरा प्रकार सजातीय, यानी ये पुष्प एक नंबर यानी ए पुष्प और ये बी पुष्प, लेकिन पादप कितना चेक करें? एक ही है, पादप ए है। यहां से परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, वो सजातीय परागण कहलाता है। कौन सा परागण कहलाता है? सजातीय। नेक्स्ट आ जाओ आप पर परागण पे। हमारे पास में पर परागण, पर निषेचन, एलोगैमी, जीनोगैमी ये सारे शब्द एक ही है। सबसे पहले पर परागण को चेक करें। पादप दो होने चाहिए, जाति एक ही होनी चाहिए, पादप ए और पादप बी। कितने पादप हुए? दो, एक पादप ए और एक पादप बी। अब ये आपसे ये कह रहा है कि बी पादप का ये पुष्प है और ये आपके पास में पादप ए का पुष्प है, भले कोई भी हो सकता है। यहां पर हमारे पास में ए के परागकोश से परागकण बी के वर्तिकाग्र, पादप बी के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं तो ये पर परागण या पर निषेचन कहलाएगा। बोलो बात क्लियर हुई? तो हमारे पास में परागण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, एक स्वपरागण और एक पर परागण। स्वपरागण में वापस दो प्रकार हुए, एक स्वयुग्मन और एक सजातीय, ऑटोगैमी, जिनेटोगैमी, और ये आपके पास में जीनोगैमी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक प्रश्न पूछा हुआ है, वो ये पूछा हुआ है कि
कि स्वपरागण के अनुकूलन क्या है। देखो, सबसे पहले ये प्रश्न आपके बोर्ड में भी आ चुका है, स्वपरागण के अनुकूलन। स्वपरागण के अनुकूलन के संबंध में अगर अपन बात करें, स्वपरागण के अनुकूलन के संबंध में अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट है। आखिर स्वपरागण ही क्यों हो रहा है, उसका कोई न कोई कारण आता है। तो आपके पास में 4 या 5 बड़े कारण हैं। नंबर 1, पुष्प का उभयलिंगी होना, उभयलिंगिता। नंबर 2, समकाल परिपक्वता। नंबर 3, समवर्तीकाल। नंबर 4, अनुन्मिलियता, अनुन्मिलियता। यानी हमारे पास में ये 4 बड़े कारण हैं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि स्वपरागण होगा। सबसे पहले पुष्प का उभयलिंगी होना, यानी मतलब ये हुआ एक ही पुष्प में नर भाग या नर जनन और पुष्प का मादा जनन, दोनों का एक ही पुष्प में होना क्या कहलाएगा? उभयलिंगिता। दोनों के दोनों, नर जननांग भी उसी में और मादा जननांग भी उसी में, वो कहलाता है। तो पहला बड़ा कारण है पुष्प का उभयलिंगी होना। पुष्प का क्या होना? उभयलिंगी होना। जो पुष्प जब उभयलिंगी होगा तो आपके पास में स्वपरागण के 99.9% चांस बन जाते हैं। नेक्स्ट, कई बार नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, लेकिन समस्या आती है। वो समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि समान समय में परिपक्वता नहीं होती है। तो समकाल परिपक्वता, यानी पुष्प के अंदर पाए जाने वाला परागकोश और पुष्प मादा भाग में पाए जाने वाला वर्तिकाग्र, परागकोश और वर्तिकाग्र, परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों का एक ही समय परिपक्व होना, एक ही समय परिपक्व होना, समान समय में परिपक्व होना समकाल परिपक्वता कहलाती है। मेल भाग भी परिपक्व हो जाता है और फीमेल भाग भी परिपक्व हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं समकाल परिपक्वता कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? समकाल परिपक्वता। यानी परागकोश भी परिपक्व हो जाता है और वर्तिकाग्र भी समान समय में परिपक्व होती है, उसको समकाल परिपक्वता कहते हैं। समवर्तीकाल, समान भाग पाए जाना, समान समय में परिपक्व हो जाना, नर और मादा दोनों का एक ही भाग में होना, उसके बाद में दोनों का एक ही समय परिपक्व होना, और उसके बाद में समवर्तीकाल। समवर्तीकाल का मतलब ये होता है कि हमारे पास में लगभग आपके पास में पाई जाने वाली मादा भाग की वर्तिका और आपके नर भाग में पाए जाने वाला पूतंतु दोनों लगभग समान लंबाई के होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास में ये भाग है वर्तिका और इसी के साथ में हमारे पास में ये भाग पाया जाता है पूतंतु। पूतंतु और वर्तिका दोनों लगभग समान लंबाई की हो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में वर्तिकाग्र तो यहाँ होता है और बेचारा पूतंतु इतना ही होता है, यहाँ से यहाँ तक परागकण नहीं पहुंच पाते। तो लगभग समान लंबाई का होना किसका? समवर्तिका। तो पूतंतु और वर्तिका दोनों का समान लंबाई में पाया जाना। अनुन्मिलियता, क्या टर्म आएगा? अनुन्मिलियता। अनुन्मिलियता का मतलब ये होता है कि किसी भी पुष्प में विशेष रूप से पाई जाने वाली जो संरचना है वो ये है। अनुन्मिलियता को दूसरे शब्दों में क्लिस्टोगैमस कहते हैं, ध्यान रखना, क्लिस्टोगैमस। उसमें आपके पास में विशेष रूप से ऑक्जेलिस आ सकता है, वायोला हो सकता है, ऑक्जेलिस, वायोला, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
मतलब क्या हुआ? ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हो, नावर ओपन, ऐसे पुष्प जो कभी खुलते ही नहीं हो, आवृत रहते हो, बंद रहते हो, आवृत रहते हो या क्या रहते हो? बंद रहते हो। वे पुष्प जो आवृत हो, वे पुष्प जो बंद रहते हो, उनको इस प्रकार के गुण को अनुन्मिलिता या क्लिस्टोगैमस कहते हैं। Those flowers which are always closed, अनुन्मिलिता या क्लिस्टोगैमस। और अनुन्मिलिता और क्लिस्टोगैमस में दूसरा नाम आता है ऑक्जेलिस और वायोला। जब पुष्प बंद ही है, खुलता ही नहीं है, तो पर परागण के कोई चांस नहीं होंगे। उस स्थिति में केवल और केवल स्वपरागण ही पाया जाएगा। तो चेक करें स्वपरागण के अनुकूल नौ को एक बार फिर। सबसे पहला पुष्प का उभयलिंगी होना, ये नर और मादा दोनों का एक ही भाग में पाया जाना। नंबर 2 समकाल परिपक्वता, यानी परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों का एक ही समय में परिपक्व होना। नंबर 3 समवर्तिकात्व, वर्तिका और पूतंतु दोनों की लंबाई लगभग एक समान पाया जाना। और नंबर 4 अनुन्मिलिता क्लिस्टोगैमस, वायोला, ऑक्जेलिस, जंकस, यानी ये वो पादप है जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हो। उस स्थिति में उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की प्रक्रिया होगी, वो कौन सी होगी? स्वपरागण ही होगा। नेक्स्ट केस हम लोग बात करते हैं पर परागण के अनुकूलन। जिस प्रकार से स्वपरागण के अनुकूलन पे प्रश्न आता है, ठीक इसी प्रकार से पर परागण के अनुकूलन पर भी प्रश्न आता है। सबसे पहला केस हम लोग चेक करें। देखो, अगर अपन सामान्य रूप से बात करें तो आपके पास कंसेप्ट ये रहेगा कि हम लोग पर परागण में भी कुछ स्थितियां पाई जाती है। तो पर परागण के अनुकूलन, एडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1 पुष्प का एक लिंगी होना, एक लिंगी पुष्प, या तो उस पुष्प के अंदर नर जननांग होगा या उसके अंदर केवल कौन सा जननांग पाया जाएगा? मादा जननांग पाया जाएगा। जैसे खजूर के अंदर पुष्प में दोनों में से कोई एक ही जननांग होगा, नर या मादा। नंबर 2 विषमवर्तिकात्व, विषमवर्तिकात्व का मतलब ये हुआ कि यहां पर पाए जाने वाला भूतंतु और वहां पर पाए जाने वाले मादा भाग में वर्तिका अलग अलग लंबाई का होना। कौन? भूतंतु और वर्तिका की लंबाई में भिन्नता होना, एक बहुत अधिक लंबा होना, एक बहुत छोटा रह जाना, वो विषमवर्तिकात्व कहलाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में पाया जाने वाला जो पुष्प है भिन्न काल परिपक्वता में, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि वहां पर पाया जाने वाला दोनों भाग नर और मादा की परिपक्वन का समय अलग अलग होता हो। जैसे हम लोग बात करें, अगर पुष्प में नर और मादा जननांग में से नर जननांग पहले परिपक्व होता है तो उसको हम लोग पुंपूर्वता कहते हैं। पुंपूर्वता, पुंग का मतलब है पुंकेसर भाग का पहले परिपक्व होना, पुंपूर्वता कहलाता है, प्रो एंड्रियस पार्ट कहलाता है। और अगर मादा जननांग भाग पहले परिपक्व होता है तो उसको स्त्री पूर्वता कहते हैं, यानी स्त्री केसर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। दोनों में से कोई एक भाग पहले परिपक्व होता है तो एक बार फिर स्वपरागण नहीं हो सकता, पर परागण के ही चांस रहेंगे। नंबर 4 अनुन्मिलिता, ये क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखना। पहले अनुन्मिलिता था, अब है उन्मिलिता, उ है और वो था अनु था, यानी ऐसे पुष्प जो हमेशा, इसको एक्चुअल में चैमोगैमस कहते हैं, वो क्लिस्टोगैमस था, ये चैमोगैमस है। चैमोगैमस का मतलब ये वो ऐसे पुष्प जो हमेशा खुले ही रहते हो, उसका अपोजिट है दोस्त फ्लावर व्हिच आर ऑलवेज ओपन। ऐसे पुष्प जो हमेशा खुले रहते हो उनको उन्मिल्य कहते हैं, उन्मिल्य, चैमोगैमस, ओपन फ्लावर। और जब आपके पास में पुष्प ओपन प्रकार का होगा, खुले प्रकार का होगा, समान समय में परिपक्वता होगी,
या भिन्न परिपक्वता होगी तो आपके पास में कोई चांस नहीं होगा कि स्वपरागण हो, एक ही चांस होगा। कौन सा परागण होगा? पर परागण ही होगा। तो पर परागण में चेक करें, उन्मूलता का मतलब ये हुआ कि ऐसे पुष्प जो खुले रहते हो उनको उन्मूल कहते हैं। नंबर 5, हमारे पास में एक और शब्द पाया जाता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी एक्चुअल में हर्कोगेमी क्या है? ऐसे पुष्प जो कार्यक्षम हो, जननक्षम हो, नर भाग भी कार्यक्षम हो, मादा भाग भी कार्यक्षम हो, जननक्षम हो, जनन क्षमता होती हो, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच में कोई ऐसा कार्य की अवरोध आ जाता है, संरचनात्मक अवरोध आ जाता है। उस संरचनात्मक अवरोध की वजह से नर भाग मादा भाग के साथ में निषेचित नहीं हो पाता है, परागित नहीं हो पाता है, उसको हर्कोगेमी कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसको हर्कोगेमी कहते हैं। नंबर 6, स्वबंध्यता, सेल्फ इनकम्पलेबिलिटी। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता का मतलब ये हुआ कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो खुद के साथ परागित कभी नहीं होते, भले ही उसका कोई कार्य की अवरोध पाया जाता हो या कोई उनकी संरचनात्मक प्रॉब्लम पाई जाती हो, किसी न किसी से ऐसी कोई बाधा पाई जाएगी जिसकी वजह से वो खुद के साथ कभी परागित नहीं होगा, और इस गुण को स्वबंध्यता कहते हैं। खुद के साथ निषेचित या परागित न होना स्वबंध्यता कहलाती है। भले वो कार्य की रूप हो सकता है, वो संरचनात्मक रूप हो सकता है, वो अन्य कोई अवरोध हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के गुण को स्वबंध्यता कहते हैं। सेल्फ इनकम्पलेबिलिटी कहते हैं, खुद के साथ वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, वो स्वबंध्यता कहलाती है। तो एक बार फिर चेक करें, एक तो स्वबंध्यता, एक हर्कोगेमी, एक उन्मूलता, भिन्न काल परिपक्वता, विषमवर्तिकात्व, एक लिंगिता। एक लिंगिता, विषमवर्तिकात्व, भिन्न काल परिपक्वता, यानी पुष्प का एक लिंगी होना, नर या मादा में से कोई एक लिंगिता। विषमवर्तिकात्व यानी पूतंतु और वर्तिका की लंबाई में अलग अलग भिन्नता होना, विषमवर्तिकात्व। अलग अलग समय में परिपक्व होना, भिन्न काल परिपक्वता। उन्मूलता मतलब पुष्प जो खुले रहते हैं। हर्कोगेमी मतलब संरचनात्मक और कार्यक्षम होने के बावजूद भी अवरोध पाया जाना, हर्कोगेमी। और खुद के साथ परागित या निषेचित नहीं होना, स्वबंध्यता कहलाती। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कभी उनके साथ में खुद के साथ बंधित नहीं होने देते हैं, तो ये कहलाएंगे पर परागण के अनुकूलन। नेक्स्ट हमारे पास में एक प्रश्न और आता है, पर परागण की विधियां। यानी पर परागण का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के मध्य परागण की प्रक्रिया पाया जाना। तो एक पादप से दूसरे पादप तक परागकण किसके माध्यम से पहुंचते हैं, यानी परागकणों को लेके कौन जाता है? कोई न कोई तो ऐसा घटक होगा जो उनको लेके जाता है। पर परागण की विधियां, यानी परागकणों को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता कौन है? पर परागण की विधियों का एक पादप से दूसरे पादप तक परागकणों को ले जाने वाले घटक कौन से, उन्हीं के संबंध में देखो अपन बात करेंगे। तो आपके पास में पहले तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कारक का, फैक्टर का। कारक की बात करें तो दो कारक है पर परागण की विधियों के कारक यानी घटक दो है। एक तो हमारे पास में पाया जाता है जैविक घटक, यानी जीवों द्वारा परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जैविक घटकों द्वारा। कौन से घटकों द्वारा? जैविक घटकों द्वारा। और दूसरा आता है अजैविक घटकों द्वारा, एबायोटिक कंपोनेंट, यानी वायु, जल आदि के द्वारा परागकणों का पहुंचना। तो कितने प्रकार के पर परागण की विधियों के लिए कारक कितने हुए? दो कारक हुए। कौन कौन से हुए? एक जैविक घटक हुआ और दूसरा कौन सा घटक हुआ? अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से परागकणों का वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो हमारे पास में पर परागण के कारक है। लेकिन पर परागण की जो विधियां हैं वो आपकी बुक में वैसे दे भी रखी है 4-5 मेथड के। उन मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला मेथड हमारे पास में आता है, वो आता है आपके पास में, एक तो आता है वायु द्वारा परागण। किसके द्वारा? वायु द्वारा। वायु द्वारा परागण का मतलब ये हुआ परागकण, एनिमोफिलस बोलते हैं इसको, एनिमो मीन्स एयर,
परागकण एक घटक से दूसरे घटक तक वायु द्वारा पहुंचते हो तो वो वायु परागण कहलाता है। लगभग आपके पास में अधिकांश जो घास फूल है या घास फूल के मैक्सिमम पादप है, जैसे बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है या फिर आपके घास है, इन सब के अंदर जो परागकण पहुंचते हैं वो वायु के द्वारा ही पहुंचते हैं। वो वायु परागण कहलाता है, एनिमोफिलस कहलाता है। पूरी पोएसी फैमिली। अनुकूलन क्या है? परागकण असंख्य होते हैं, हल्के होते हैं, रोएदार होते हैं, चिपचिपाट रहित होते हैं, पंखनुमा संरचना पाई जाएगी। ये सारी बातें इस बात और मकरंद वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये सारे वायु परागण के अनुकूलन है। दूसरा, जल द्वारा हाइड्रोफिली, जल द्वारा परागण। अगर हम लोग बात करें जल द्वारा हाइड्रोफिली की, यानी परागकण एक भाग से दूसरे भाग तक जल के माध्यम से पहुंचते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जल में पाए जाने वाले सभी पादपों में परागण जल से ही होता हो। आइकॉर्निया आपके पास में वाटर लिली है, उनके अंदर कीट या वायु के द्वारा भी परागण होता है। लेकिन पादप में परागण की स्थितियां दो हो सकती है, एक अधोजल हो सकता है और एक अधिजल हो सकता है। यानी एक तो पादप में परागण की प्रक्रिया जल के अंदर डूबी हुई अवस्था में होती है, वो अधोजल है, और एक आपके पास में परागण की प्रक्रिया जल के ऊपरी सतह पर होती है, उसको अधिजल कहते हैं। अधो मतलब नीचे, जल की सतह के ऊपर होता हो तो वो अधिजल है। अधोजल और अधिजल बकायदा आपकी बुक में एग्जांपल भी दे रखे हैं। लेकिन ध्यान रखें, यहां पर आपके पास में जल परागण के अनुकूलन को अगर हम चेक करें तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो ये आता है कि जल परागण के दौरान परागकण तो असंख्य होंगे, वर्तिका कुंडलित होगी, वर्तिकाग्र खुद जल की सतह पर तैरती हुई होती होगी। जैसे बैलिस्नेरिया के अंदर जो वर्तिका होती है वो कुंडलित होती है, जल की सतह के घटने और बढ़ने के आधार पर वो फैलती और सिकुड़ती रहती है। या परागकणों के चारों तरफ श्लेष्मिक आवरण पाए जाना पहली शर्त है। परागकणों के चारों ओर श्लेष्मिक आवरण पाए जाना पहली शर्त है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जल में डूबे रहने के कारण परागकण सड़ जाएंगे। तो श्लेष्मिक आवरण इनके लिए पहली शर्त है। वायु परागण, जल परागण, उसके बाद में हमारे पास में आता है कीट परागण यानी एंटीमोफिलस, कीटों के द्वारा। लगभग दुनिया में 60% से ज्यादा पादपों के अंदर परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा ही होती है। और कीट परागण की पहली शर्त है कि परागकण चिपचिपाट युक्त होंगे, असंख्य होंगे, हल्के होंगे और उनके साथ में पुष्प आकर्षक रंग के होंगे और मकरंद पाया जाएगा, ताकि कीट उस पुष्प की तरफ आकर्षित हो मकरंद खाने के लिए। परागकण उस पर चिपक जाएंगे, वो दूसरे पुष्प पर बैठेगा, परागकण वहां पर पहुंच जाएगा। तो कीट परागण। उसके बाद में कई बार हमारे पास में चमगादड़ होता है, उसके द्वारा भी परागण होता है। कहीं पर हमारे पास में पक्षियों के द्वारा भी, गुंजन पक्षी और इस प्रकार के पक्षी भी हैं, तो पक्षियों द्वारा परागण भी होता है, चमगादड़ द्वारा परागण भी होता है। तो कुल मिला के पर परागण की विधियों की बात करें तो हमारे पास में कारक दो है, एक तो जैविक कारकों द्वारा, एक अजैविक कारकों के द्वारा। वायु द्वारा परागण घास फूल में पाया जाता है। जल द्वारा परागण दो स्थितियां होती है, अधोजल और अधिजल। कीट द्वारा परागण कीटों की सहायता से। इन तीनों के तो अनुकूलन आपको पढ़ने ही होंगे। वायु परागण के अनुकूलन प्रैक्टिकल में भी है, जल द्वारा परागण के अनुकूलन और इसका अपवाद, कीट परागण, चमगादड़ द्वारा परागण, पक्षियों द्वारा परागण और मानव द्वारा परागण, ये सारे पर परागण की विधियां हो जाएगी। इसके बाद की जो बात होगी नेक्स्ट, पराग स्त्रीकेशन, पारस्परिक क्रिया, स्वबंधिता, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट एपिसोड।